Very good morning to you all, dear students. In today's class, we are going to discuss our third question of second unit, which is list of heirs in class 1 and 2 of the schedule under Hindu Succession Act 1956. जो लिस्ट दी गई है heirs की उत्तराधिकारियों की लिस्ट 1 क्लास 1 एंड 2 अंडर द शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत। और सेलियन फीचर्स क्या हैं उन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का, और इसमें लिस्ट ऑफ एयर्स एंड सेलियन फीचर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात हम करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, देयर इज सम इंटरप्शन, सॉरी फॉर दिस। Okay, so son, daughter, widow, mother, son of a predeceased son, daughter of a predeceased son, son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter, widow of a predeceased son, son of a predeceased son, of a predeceased son, daughter of a predeceased son, of a predeceased son, and widow of a predeceased son, of a predeceased son। ये है लिस्ट 1 की क्लास 1। जो लिस्ट जो शेड्यूल दी गई है लिस्ट ऑफ द एयर्स में, उसका क्लास 1 का ये जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, दैट सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, daughter of a predeceased son, son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter, widow of a predeceased son, son of a predeceased son of a predeceased son, and daughter of a predeceased son of a predeceased son, एंड विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्लास 1 में किन किन को एयर्स के रूप में रखा गया है, उत्तराधिकारी के रूप में रखा गया है। क्लास 2 में देख लेते हैं कि कौन कौन से उत्तराधिकारी शेड्यूल में दिए गए हैं। तो जो फादर है वो क्लास 2 में आएगा, सन्स, डॉटर्स, सन, जो पुत्र के पुत्री का पुत्र है वो सन्स, डॉटर्स, डॉटर, पुत्र के पुत्री की पुत्री, ब्रदर जो भाई होगा, सिस्टर, ये सभी क्लास सेकंड में आएंगे। इसके बाद देखा जाएगा अगर ये लोग अवेलेबल नहीं होंगे, फादर या फिर सन्स, डॉटर्स, सन, सन्स, डॉटर्स, डॉटर, ब्रदर और सिस्टर, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट देखा जाएगा क्या डॉटर्स, सन्स, सन अवेलेबल है या फिर डॉटर्स, सन्स, डॉटर, डॉटर्स, सन, डॉटर्स, डॉटर्स, डॉटर, इनको चेक किया जाएगा कि क्या ये डिग्री में से ये लोग अवेलेबल हैं। अगर फादर अवेलेबल है तो फादर को प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी, और अगर फादर अवेलेबल नहीं है, फादर अलाइव नहीं है, तो सन्स, डॉटर्स, सन, जो सेकेंड पॉइंट दिया गया है वहाँ प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी इक्वल प्रपोर्शन में। एंड अगर ये लिस्टिंग भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड पॉइंट पे आ जाएगी प्रॉपर्टी, डॉटर्स, सन्स, डॉटर, डॉटर्स, सन्स, डॉटर, एंड सन, डॉटर्स, सन, डॉटर्स, डॉटर्स, डॉटर। ओके, अब इसके बाद प्रॉपर्टी इनको स्किप करते हुए ब्रदर्स, सन, सिस्टर्स, सन, ब्रदर्स, डॉटर, सिस्टर्स, डॉटर, इस पे आ जाएगी। एंड देन फादर्स फादर, फादर्स मदर, देन फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, और अगर ये लोग भी अवेलेबल नहीं है तो फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर यहाँ आ जाएगी। मदर्स फादर, मदर्स मदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर, यहाँ तक प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जा सकेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो ये लिस्ट जो है ये क्लास ऑफ एयर्स हैं शेड्यूल 1 में दिया गया है, क्लास 1 एंड 2। इसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ये लिस्टिंग याद करनी पड़ेगी। अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताता है। इन दिस शेड्यूल, references to a brother or sister do not include references to a brother or sister by uterine blood। तो जो शेड्यूल में बात बताई गई है ब्रदर और सिस्टर की बात, तो
इसमें क्या इंक्लूड नहीं है ब्रदर और सिस्टर में, तो बताया जा रहा है ब्रदर और सिस्टर में जो यूटेराइन ब्लड से ब्रदर और सिस्टर रिलेटेड हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। पॉइंट बी बताता है सेलियन फीचर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। मेन फीचर्स क्या हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के? The Act lays down a uniform system of inheritance equally applicable to persons governed by the Mitakshara and Daibhag school, and the Act applies to all Hindus. The term Hindu includes Buddhists, Jaina and Sikhs. तो ये जो एक्ट है ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, जो उत्तराधिकार का नियम है उसके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करता है विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू द पर्सनस गवर्न बाय द मिताक्षरा एंड दायभाग स्कूल। जो मिताक्षरा और दायभाग स्कूल से गवर्न होते हैं उन सब के लिए ये एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करता है जिसे हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर तो यही हो गया। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल हिंदूज एंड द टर्म हिंदू इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन, सिख। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो हिंदू की परिभाषा दी गई है, हिंदू शब्द की परिभाषा दी गई है, क्या उनमें हिंदूज़ में बुद्धिस्ट, जैना और सिखास भी इंक्लूडेड हैं? तो यस, जो एक्ट है उसकी डेफिनेशन क्लॉज में इस बात का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदूज़ पे लागू होगा उन हिंदूज़ में बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी सम्मिलित हैं। ओके, सेकेंड देखते हैं। सेक्शन 4 of the Act gives overriding effect to the provisions of the Act, and it abrogates all the rules of law of succession either to applicable to Hindus, whether by way of any text, custom or usages having force of law. तो सेक्शन 4 इस अधिनियम का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट रखता है उन सभी कस्टम्स पे, सभी यूसेजेस पे जो कि विधि के समान प्रभाव रखते हों। उनके एप्लीकेशन की बात की जा रही है कि उन सब पे ये ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट ये उत्तराधिकार अधिनियम रखेगा और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद यूसेजेस एंड कस्टम्स पे इसका ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है The Act has abolished importable estate and special mode of its succession। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जिस तरह से जो छोटे छोटे जो राज्य अलॉट कर दिए जाते थे, संपदा अलॉट कर दी जाती थी उनको पर्सनल सर्विस देने के बाद, तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशल मोड ऑफ इट्स सक्सेशन जो अबॉलिशमेंट बताया गया है इम्पोर्टेबल एस्टेट की, जो एस्टेट्स हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के जनरेशन बाय जनरेशन इंपोर्ट होता जा रहा है और उस पर सक्सेशन का एप्लीकेशन नहीं होता था जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो इस रूल को यहाँ अबॉलिश कर दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा। एंड नेक्स्ट इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं? दैट द एक्ट हैज़ extensively affected the entire concept of Mitakshara Kopashnari which was governed by the rule of survivorship। तो जो एक्ट है वो बताया जा रहा है कि किन बातों को ज़्यादा प्रभावित करता है। दैट द कंसेप्ट ऑफ मिताक्षरा कोपाशनरी विच वॉज गवर्न बाय द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। मैंने आपसे पहले के लेक्चर्स में भी बात की है कि जो उत्तरजीविता का नियम था वो अब इस अधिनियम के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और अब उत्तराधिकार का नियम लागू होता है। सेक्शन 6 जिसकी हमने कल बात की थी कल के लेक्चर में, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो अमेंड कर दिया गया है 2005 के बाद, तो उस अमेंडमेंट के बाद अब ये एक्सप्रेस रूल प्रोवाइडेड है एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, कि जो भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उत्तराधिकार के नियम से डिवॉल्व होगी, ना कि उत्तरजीविता के नियम से। ठीक है, तो ये इसका एक और मेन फीचर है इस अधिनियम का। And the order of succession provided by the Act is broadly based on the doctrine of
propinquity or nearness of blood, and accordingly the heirs are divided into 4 categories instead of 3, which are as following. तो जो सक्सेशन का ऑर्डर बताया गया है, उत्तराधिकार, जैसे मैंने आप लोगों को अभी उत्तराधिकार की ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट क्लास 1 एंड क्लास 2 बताया है अंडर द शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फादर, अगर फादर नहीं है तो सन्स डॉटर्स सन, एंड देन सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर, इनमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर फादर है तो फादर को ही प्रॉपर्टी जाएगी। या फिर लिस्ट जो क्लास सेकेंड का हमने सेकेंड पॉइंट देखा है, सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर अगर अवेलेबल हैं तो डॉटर्स सन सन, डॉटर्स सन डॉटर, डॉटर्स सन, डॉटर्स डॉटर्स, डॉटर के पास प्रॉपर्टी ना जाके सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर, यहाँ प्रॉपर्टी रुक जाएगी। बट अगर जो सेकेंड वाली पॉइंट है वो अवेलेबल नहीं है तो थर्ड पे आ जाएगी। ये सब एक दूसरे को ओवरराइड करते हैं, जो शेड्यूल हमने पढ़ा है, जो लिस्टिंग जो क्लास हमने पढ़ी है। तो ये भी एक इस एक्ट का स्पेशल सेलिएंट फीचर है दैट द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट इज़ ब्रॉडली बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपिंक्विलिटी, ठीक है, और नियरनेस की जो नियरनेस है, जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध की निकटता का सिद्धांत इस एक्ट के द्वारा दिया गया है, बताया गया है कि जो सबसे नियर मिलेगा रक्त संबंध में संपत्ति उसी को डिवॉल्व हो जाएगी। और इसी तरह 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे कि कौन ज़्यादा नियर है। अगर वो ए अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद बी ज़्यादा नियर है तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। अगर बी भी अवेलेबल नहीं है तो सी ज़्यादा नियर है डी से तो सी के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इस तरह से ये जो निकटता का सिद्धांत है वो इस अधिनियम के द्वारा बताया गया है। एंड अकॉर्डिंगली द एयर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज इंस्टीड ऑफ 3, विच आर एज फॉलोज। तो 3 कैटेगरीज एयर्स के बताए गए हैं, एयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, एयर्स इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल एंड एग्नेट्स, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में है कॉग्नेट्स। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स के बारे में बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट द एक्ट हैज़ अबॉलिश्ड हिंदू वेमेंस estate and made her absolute owner of the property irrespective of its source of acquisition under section 14 of Hindu Succession Act 1956। तो धारा 14 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट धारा है, आप इसे बिहार एक्ट से भी एक बार देखेंगे। धारा 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि विमेंस के एब्सोल्यूट ओनरशिप की बात करता है। इस सेक्शन को भी अमेंड किया गया है और आपको एक हिंदू वेमेन अपनी प्रॉपर्टी की होल सोल ओनर मानी जाएगी, एब्सोल्यूट ओनरशिप दिया जाएगा, अनएब्सोल्यूट राइट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्ट जो है इसने अबॉलिश कर दिया हिंदू वेमेंस के एस्टेट का जो राइट था उसे एब्सोल्यूट बना दिया। पहले जो इस अधिनियम की धारा 14 है वो हिंदू वेमेंस को एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं देती थी और लाइफ टाइम के लिए ओनरशिप दिया जाता था, लिमिटेड ओनरशिप अवेलेबल था, लाइक पजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी में ओनरशिप अवेलेबल थी। लेकिन अब हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 14 ने अपना पूरा फॉर्म चेंज कर लिया है और अब एक वेमेन को भी एब्सोल्यूट ओनर माना जाएगा संपत्ति का। द एक्ट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म ऑर्डर ऑफ सक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू। जैसे हमने बात की थी कि अब एक फीमेल हिंदू, एक हिंदू डॉटर भी सहदायक मानी जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो और जो संपत्ति पे उसका अधिकार होगा वो भी इक्वल प्रपोर्शन में होगा। तो इस अधिनियम के द्वारा और सेक्शन 14 को पढ़ने के बाद भी हमें ये बात पता चलती है दैट द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फीमेल हिंदू। ओके, and with the right of the child in womb at the interstate death and subsequently born alive shall relate back to the death of intestate death। ओके, तो ये सेक्शन 20 में बताया गया है दैट द राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वूम एट द इंटरस्टेट डेथ
and subsequently born alive shall relate back to the death of the intestate death. ओके तो ये भी एक तरह का सिद्धांत है, एक तरह का नियम है रिलेटिव बैक थियरी। और जो मदर के वोम में अगर कोई चाइल्ड है तो उसको संपत्ति किस तरह से डिवॉल्व होगी, ये रिलेशन बैक थियरी के एप्लीकेशन से हमें पता चलता है। दैट द एक्ट लेज डाउन सम जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इंटर एरिया टू द इफेक्ट दैट heirs related to male or female intestate by full blood are to be preferred those related by half blood if the nature of relationship is same in every other respect under section 18. And another rule is that if two or more heirs succeeds to the property of an intestate, they shall take their share per capita and not per stripe, and such heirs take the property as tenants in common and not as joint tenant under section 19. And the act has thoroughly revised the law relating to exclusion from the inheritance under section 28, which discards all the grounds of exclusion based on physical defect, deformity और disease. तो physical deformity, defect और disease के basis पे जो exclusion का rule, जो ground लगाया जाता था exclusion from inheritance, अब इस एक्ट ने उसे थॉरोली रिवाइज़ किया है और ये एक्सक्लूजन का ग्राउंड अब नहीं रह गया है। प्रॉपर्टी इक्वली इनहेरिट की जा सकेगी ऑल्दो देयर इज़ द इन्फॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी और डिजीज़ और डिफेक्ट इज़ अवेलेबल इन अ कोपार्टनर। ओके, so these are not grounds now for the exclusion of inheritance under section 28. And the right of illegitimate children to inherit the property to their mother has been preserved, but such children are disqualified to succeed to their father's property. तो अगर कोई illegitimate child है, कोई अवैध संतान है और उसे संपत्ति इनहेरिट किया जाना है, तो वो अपने मदर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, ना कि पैटर्नल प्रॉपर्टी को। एंड सच चिल्ड्रन आर डिस्क्वालिफाइड टू सक्सीड देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो इसे भी अब थोड़ा सा चेंज किया गया है, मदर और फादर दोनों की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट करेगा, येट ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग पैटर्नल प्रॉपर्टी. So it was the third question of our second unit, which was the list of heirs in class 1 and 2 of schedule under Hindu Succession Act, and the second one is salient feature of Hindu Succession Act 1956. okay, तो ये हमने देख लिया क्लासेस ऑफ heirs अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्लासेस देख लिए, क्लास 1 एंड 2 देख लिया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ये भी हमने देख लिया, जनरल रूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो प्रिंसिपल्स की बात की हमने, रिलेटिव बैक थियरी, ओके, एंड थियरी ऑफ यूनिफॉर्मिटी, थियरी ऑफ नियरनेस, डॉक्ट्रिन ऑफ नियरनेस, ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में डील की हैं, एंड कन्वर्जन, ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है. ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू वॉचिंग.